तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि कोलकाता में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस घटना के बाद तरह तरह की बातें हुई, जिस हिसाब से उसमें बर्बरता दिखाई गई थी। उसके बाद जांच पड़ताल के रवैये पे भी बड़ा सवाल उठा। लोगों का जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसके ऊपर से भरोसा उठ गया। जो कोलकाता की पुलिस है उस पर भरोसा था भी नहीं पहले। और इस घटना की जांच पड़ताल में जितनी लापरवाहियां हुई, उसके बाद तो मानो लोगों ने कहा कि इसमें सीधा सीधा किसी बड़े शख्स का हाथ है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और तमाम चीज़ें हुई और सीबीआई ने अपनी जो चार्जशीट है वो सौंपी, तो उन्होंने वही सेम चीज़ बोली जो पुलिस वालों ने कहा था कि इस पूरे मामले में केवल एक आरोपी है, संजय रॉय, और तमाम अलग अलग चीज़ें उसके बारे में बताई। और अब संजय रॉय को सज़ा दिलवाने की कोशिश लगातार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन अभी तक संजय रॉय को ना कोई सज़ा हुई, ना ही कोई पनिशमेंट मिली, ना ही पूरा सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट हुआ, ना ही एक एक चीज़ पानी की तरह साफ हुई कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने मदद की, किसका हाथ है। और अभी भी 98% लोगों को ये लगता है कि इस केस में कई बड़े लोगों का नाम था जिनको बचाया गया, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें इस हिसाब से उसमें लिपापोती की गई कि लोगों को यकीन हो गया। जिस टाइम ये केस हुआ था आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला, सेम उसी टाइम पे एक और केस हुआ उसके चंद दिन बाद। उस केस के बाद तमाम लोगों के अंदर गुस्सा हुआ, तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जिस हिसाब से इस केस में पुलिस ने और बाकी लोगों ने काम किया, वो अपने आप में एक नज़ीर है बाकी पुलिस वालों के लिए, बाकी लोगों के लिए कि अगर पुलिस वाले केस को सुलझाना चाहें तो कितने चंद देर में, कितने चंद दिनों में पूरे केस का फैसला हो सकता है। तो पूरी कहानी क्या है आज आपको बताऊंगा। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है जयनगर थाना, और इसी जयनगर थाने में एक जगह लगती है कुलतली थाना। इसी थाना क्षेत्र में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक 10 साल की लड़की, उसका एक पिता जो दुकान चलाता था, माँ, ये तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। उस दुकान से जो कुछ पैसे मिलते थे उससे पूरे परिवार का पेट पलता था। घर वालों की उम्मीद थी कि जो ये 10 साल की बिटिया है जो अभी क्लास 4th में पढ़ रही थी, वो कुछ पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, जीवन में कुछ कर ले, ताकि गरीबी गुर्बत की ज़िंदगी उसको ना देखनी पड़े। लिया जाए उस बिटिया के लिए उन्होंने ट्यूशन वगैरह भी लगाया था। शाम को लगभग 3-4 बजे वो ट्यूशन के लिए जाती, उसके बाद फिर 1-2 घंटे ट्यूशन पढ़ के लौट आती। यही उसकी दिनचर्या थी। ऐसे ही अक्टूबर महीने की शुरुआती हफ्ते की बात है, 3 या 4 तारीख की। रोज़ की तरह ये बच्ची अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलती है। बाकी जो फादर थे वो दुकान पे थे, जो माँ थी अपने घर के कामों में बिजी थी। इसी दौरान वो ट्यूशन जाती है, उसके बाद ट्यूशन पढ़ती है, उसके बाद घर वाले अपने काम में बिजी। अब 5 बज गए, अब उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन वो आती नहीं लौट के। अब वो आती नहीं तो माँ परेशान होती है। परेशान होने के बाद थोड़ा नाराज़ भी होती है कि अंधेरा हो रहा है, इधर ये लड़की रुक गई। इसके बाद वो कुछ देर तो नाराज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता है उसको चिंता भी होती है। फिर वो खोजने निकलती है कि शायद किसी सहेली के यहाँ रुक गई होगी, किसी दोस्त से वो बातचीत कर रही होगी, कहीं खेलने लग गई होगी। अब 10 साल की बच्ची, इतना ज्ञान तो है नहीं। देखते ही देखते अब घंटों बीत गए, और घंटों बीतने के बाद भी जब इस लड़की का कुछ अता पता चला नहीं, तो माँ बुरी तरह डर जाती है। डरने के बाद अब वो अपने तरीके से खोजती है, लेकिन लड़के को कुछ अता पता चलता नहीं। इसी दौरान अब वो इंतज़ार करती है कि पिता आए तो उनको बताऊं कि लड़की आई नहीं। रात के लगभग 8-8 बजे फादर लौट के आते हैं दुकान बंद करके। उनको माँ बताती है कि लड़की गई थी, लेकिन अब किसी के घर शायद चली गई है खेलने, वो आ नहीं रही है, आप जाइए देखिए क्या हुआ। फादर ये बात जब सुनता है, सुनने के बाद घबरा जाता है। फ़ौरन पहले तो भाग के कोचिंग जाता है पता करने की क्या उनकी बच्ची आई थी या नहीं। पता करते हैं तो पता चलता है कि लड़की कोचिंग आई थी। फिर पता करते हैं कि कब गई, क्या बीच में गई थी या फिर कोई और बात।
जब पता करते हैं तो पता चलता है कि कोचिंग वो पढ़ के ही गई थी, यानी आराम से उसने पूरी कोचिंग पढ़ी, उसके बाद वो चली गई। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले, माफ़ कीजिएगा, घर वाले सुनते हैं, सुनने के बाद बड़ा परेशान हो जाते हैं। आसपास के तमाम इलाकों में खोजने की कोशिश करते हैं। तमाम पड़ोसियों को बता दिया कि जो उनकी बिटिया है वो गायब हो गई है कहीं, उन्होंने भी खोजने में मदद की। लेकिन घंटों तक खोजने के बाद जब उस बच्ची का कुछ अता पता नहीं चला, तब किसी ने सलाह दिया कि एक काम करो, तुम चले जाओ पुलिस स्टेशन और वहाँ कंप्लेन कर दो, चूँकि वो खोजेंगे तो बढ़िया से खोज देंगे। फ़ौरन जो फादर थे भाग के जाते हैं जयनगर पुलिस स्टेशन और वहाँ पे अपनी बिटिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले तमाम डिटेल लेते हैं, लेने के बाद अब खोजबीन शुरू करते हैं। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता। देखते देखते लगभग 12 से 14 घंटे गुजर गए थे। 14 घंटे बाद इसी कुलतली के एक तालाब के पास से एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स पुलिस को बताता है कि साहब यहाँ पे एक लाश पड़ी है। अब जैसी ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, भाग के उस तालाब के पास जाते हैं, देखते हैं, पता करते हैं तो पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है वो एक बच्ची की है, उम्र लगभग वही 10 साल। फ़ौरन बॉडी को देखते हैं, चेक करते हैं, कपड़े वगैरह मैच कराते हैं तो पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है वो किसी और की नहीं, उसी लड़की की है। फ़ौरन परिवार वालों को बुलाते हैं, कहते हैं कि बॉडी की शिनाख्त करो। परिवार वाले जब उस बच्ची की डेड बॉडी को देखते हैं, उनका कलेजा कांप जाता है, क्योंकि उस बच्ची के शरीर पे जगह जगह नोचने के निशान थे, नाखूनों से खुरचने के निशान थे और तमाम वो बर्बरता जो एक बच्ची के साथ हो सकती थी, वो तमाम चीज़ों के सबूत उसके जिस्म पे थे। फ़ौरन माँ बाप का कलेजा फट जाता है। इधर पुलिस वाले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। देखते ही देखते ये बात एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, पूरे इलाके में फैल जाती है। अगले दिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब तक इस घटना की गूंज कोलकाता तक हो जाती है। तमाम लोग सड़कों पे उतरते हैं, तमाम लोग धरना करने लगते हैं, चक्का जाम करते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जब निकल के सामने है तो उसमें कहा गया कि पहले इस लड़की के साथ ब्रूटल रेप हुआ है और फिर इसको बुरी तरीके से मारा गया और इसकी लाश को फिर तालाब में फेंका गया। ये चीज़ जैसे लोग जानते हैं, लोगों का गुस्सा फूट जाता। क्योंकि कुछ दिन पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली घटना, फिर ये घटना, तमाम लोग सड़कों पर उतरे। उन्हें जब गाड़ियाँ जलानी शुरू की तब इधर सरकार और प्रशासन के भी कान खड़े हुए, जल्दी कुछ करो नहीं तो बात आगे निकल जाएगी। फ़ौरन तफ्तीश शुरू की गई, तमाम इलाकों के कैमरों को खंगाला गया, तमाम चीज़ों को पता किया गया। लास्ट टाइम पे वो बच्ची किसके साथ देखी गई थी ये पता किया गया। ये तमाम चीज़ करते कराते जो पुलिस की शक की सुई है वो एक शख्स पे जाके रुकती है जिसका नाम था मुस्तकिन सरदार, उम्र लगभग 19 साल। फ़ौरन पुलिस वाले जाते हैं और मुस्तकिन सरदार को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और लाने के बाद जब इससे पूछताछ करते हैं, शुरुआत में इधर उधर की कहानियाँ मुस्तकिन सरदार सुनाता है, लेकिन पुलिस जब तबीयत से पूछताछ करती है तो मुस्तकिन सरदार अपना मुंह खोलता है और एक ऐसी कहानी सुनाता है जो आत्मा को हिला देने वाली कहानी थी। दरअसल मुस्तकिन सरदार की नज़र इस लड़की पे बहुत पहले से थी। मुस्तकिन सरदार पीडोफाई का शिकार था, छोटी छोटी बच्चियों को देख के आकर्षित होता था। कई दिन गंदी नज़र डालने के बाद फाइनली उस दिन उसको जब मौका मिलता है तब ये उस बच्ची से कहता है कि आइसक्रीम खाओगी। पहले बातचीत करता है, उसके सामने थोड़ा सा फ्रैंक होने की कोशिश करता है, बच्ची समझ नहीं पाती। फिर ये आइसक्रीम का लालच देता है, बेचारी मासूम सी बच्ची मान जाती है। मानने के बाद फिर उस बच्ची को अपने साथ एक सुनसान जगह पे लेके जाता है, उसके साथ ब्रूटल रेप करता है। लड़की जब दर्द से तड़पने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो फिर उसको खामोश करने के लिए बुरी तरीके से उसकी पिटाई करता है। इस दौरान लड़की घायल हो जाती है, पूरा शरीर कट फट जाता है, खून निकलने लगता है। तब इसे लगता है कि अब ये लड़की अगर जिंदा रही तो किसी को बता देगी और मैं फंस जाऊंगा। इसके बाद मुस्तकिन सरदार उस लड़की को तालाब के पास लेके जाता है, बुरी तरीके से पीटता है, उसके बाद जिंदा थोड़ी सी शायद सांस बची थी तालाब में फेंक देता है।
तालाब में जब फेंकता है तो थोड़ी बहुत जो सांस बची थी डूबने की वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है और ये वहाँ से भाग जाता है। अब ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं फ़ौरन मुस्तकिन सरदार को मेडिकल करवाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि इस बार पुलिस को पता था कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई और कोई भी सबूत मिटा तो भीड़ इस बार जिस कदर बेकाबू है वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मेडिकल कराया गया, तमाम तरह की फॉरेंसिक टीम पहुंची, क्राइम सीन से लेके इसकी पूरी बॉडी, कपड़ों की जांच पड़ताल की गई। जिस कपड़े को पहन के इसने इस पूरे हीनियस क्राइम को अंजाम दिया था उसको अपने कब्जे में लिया गया। फौरन जांच पड़ताल शुरू की गई, तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। 25 दिन तक पुलिस वाले इसमें अलग अलग तरीके से सबूत जुटाते हैं। 25 दिन तक लगातार इसमें जब सबूत जुटाया जाता है, फाइनली जब पुलिस को लगता है कि पूरे सबूत हो चुके हैं, अब ये नहीं बचेगा, तब ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में तमाम सबूत पेश किए जाते हैं। सबूतों को पेश करने के बाद अब सुनवाई शुरू होती है। पहले केस रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। निचली अदालत में 21 दिनों तक ये पूरा केस चलता रहता है। 21 दिनों तक सुनवाई होने के बाद लगातार तारीख पे तारीख लगती रही। लगातार दोनों पक्ष अपने अपने राय को रखते रहे, अपने अपने पॉइंट्स को बताते रहे। बचाव पक्ष ने अपना पक्ष रखा कि सीन ऑफ क्राइम पे ये था नहीं, इसकी गलती नहीं, इसको फंसाया जा रहा है। फिर बाद में ये हुआ कि ये नाबालिग है। लेकिन ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले डिनाई करते रहे, उसके खिलाफ सबूत काउंटर करते रहे और महज 21 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला दे दिया। 21 दिन के अंदर इस कोर्ट का फैसला आता और उस कोर्ट ने माना कि जो मुस्तकिन सरदार है वो आरोपी है और उसने उस बच्ची के साथ जो कुछ किया है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है। एक बच्ची के साथ इस तरह से ब्रूटल रेप करना, उसके बाद ब्रूटली उसका मर्डर करना, जिंदा हाल में तालाब में फेंकना, जगह जगह नोचना खसोटना, इस वजह से इसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना कहने के बाद जो कोर्ट थी उसने फौरन अपनी कलम उठाई, सजाए मौत के तौर पे उसको सजा दे दी और कहा कि इसको फांसी के फंदे पे तब तक लटकाओ जब तक ये मर न जाए, यानी हैंगिंग टिल डेथ। इतना बोलने के बाद जज साहब अपनी कलम तोड़ते हैं। तमाम लोग जो कोर्ट में मौजूद थे उनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि पहली बार कानून ने अपना सही काम किया था। 25 दिन में चार्जशीट और 21 दिन में फैसला। इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में किसी भी रेप केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर हर केस का फैसला ऐसे ही 2 महीने के अंदर आने लगे और 2 महीने के अंदर मीडिया की हाइलाइट्स में एक खबर होगी एक रेप के आरोपी को सजा मिली है, तो शायद आंकड़े कम हो जाएं। क्योंकि 10 साल, 15 साल, 20 साल मामले चलते रहते हैं, फैसला आता नहीं, अग्रिम जमानत पे जो आरोपी हैं बाहर हो जाते हैं और फिर एक नया क्राइम, नया केस और धीरे धीरे सब कॉमन हो जाता है। तो शायद अगर ऐसे फैसले फ़ौरन आते रहे तो हमारे देश का कुछ भला हो। और इस केस का फैसला जब आया तो पहली बार बंगाल के लोग खुश हुए, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। खैर, फिलहाल ये थी पूरी एक अजीब सी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।